चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक्स की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थीं। पिछले कई सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार इस बार चाइना को समर ओलंपिक्स 2008 होस्ट करने का पहली बार मौका दिया गया था। इसी वजह से चाइना इस इंटरनेशनल इवेंट को हर सूरत में बगैर रुकावटों के अंजाम तक पहुंचाना चाहता था, जिसके लिए $40 बिलियन यानी तकरीबन 3000 अरब रुपए खर्च करके न सिर्फ न्यू स्टेडियम्स बनवाए गए बल्कि दुनिया में अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बीजिंग एयरपोर्ट को रेनोवेट भी किया और लोकल ट्रांसपोर्ट में हजारों नई बसेस भी ऐड की गईं। लाइट्स, जनरेटर्स, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सब चीजें रेडी थीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी। ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में अब सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। दुनिया भर की टीम्स बीजिंग पहुंच चुकी थीं, टिकट्स भी बुक हो चुकी थीं और पूरी दुनिया इस इवेंट का शिद्दत से इंतजार कर रही थी कि चाइनीज गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिसने उनके पैरों तले जमीन ही निकाल दी। जी हाँ, चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग में तूफानी बारिश की फोरकास्ट जारी कर दी थी, और वो भी ठीक ओलंपिक्स ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन की। बारिश होने से पहले ही एडमिनिस्ट्रेटर्स पर यह खबर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि जिस स्टेडियम में ये सेरेमनी होना थी वो था बीजिंग नेशनल स्टेडियम, और ये स्टेडियम ओपन एयर था। यानी इवेंट पर चाइनीज गवर्नमेंट की सालों की मेहनत सिर्फ 1 ही घंटे की बारिश की नजर होने वाली थी। अब इवेंट में सिर्फ 1 दिन रह चुका था। सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स सर जोड़कर बैठे थे कि चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐसा हल निकाला जिससे बारिश भी होगी लेकिन स्टेडियम और बीजिंग की सड़कें गीली भी नहीं होंगी। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग नामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, और इवेंट के दिन ही जब घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे उनको बीजिंग के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट के वक्त आसमान बिल्कुल साफ हो चुका था। नाज़रीन, क्लाउड सीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी हिस्से में बारिश लाई जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कैसे अब इंसान के पास ये पावर आ गई है कि वो कहीं भी किसी भी वक्त बारिश ला सकता है, ये जानने के लिए जरूरी है कि हम पहले ये जानें कि बारिश होती कैसे है। बारिश होने के लिए सबसे अहम चीज है सूरज। जब सूरज समंदर की सतह को गर्म करता है तो पानी एवापोरेट होता है और गैस बनकर आसमान में चला जाता है। आसमान में जाते ही गैस ठंडी हो जाती है और वापस पानी बन जाती है। जी हाँ, पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल की शक्ल बना लेते हैं। लेकिन इस बादल में ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी की प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, यानी इनमें किसी किस्म के भी पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी के ज़र्रात या धुएं के पार्टिकल से होता है तो ये एक दूसरे से मिलकर बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बारिश कहते हैं। ये तो था बारिश का बेसिक फंक्शन, लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे मुमकिन बनाई जाती है। क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी पहली बार 1946 में अमेरिकन केमिस्ट विंसेंट शॉफर ने डेवलप की थी, जिसमें सिल्वर आयोडाइड नामी एक कंपाउंड को आसमान में बादलों के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जो बादलों में ही मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को एक दूसरे से मिलने पर मजबूर कर देते हैं, और आखिरकार ये ड्रॉपलेट्स इतने हैवी हो जाते हैं कि वो बारिश बनकर जमीन की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बारिश को सिर्फ रेन नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। 1967 में यूएस और वियतनाम की वॉर के दौरान अमेरिका ने वियतनाम को क्लाउड सीडिंग के जरिए शिकस्त दी थी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे अमेरिका ने इस टेक्नोलॉजी के जरिए वियतनाम की आर्मी को कमजोर कर दिया था। नाजरीन, हुआ कुछ यूं था कि 5 साल चलने वाली इस जंग के दौरान हर साल मॉनसून के सीजन में अमेरिका अपने C-130 हरक्यूलिस इस्तेमाल करके वियतनाम के बॉर्डर पर बादलों के ऊपर चुपके क्लाउड सीडिंग करता था। इस क्लाउड सीडिंग की वजह से हर साल वियतनाम में मॉनसून का सीजन एक्सटेंड हो जाता था, जिसकी वजह से खौफनाक सैलाब आते थे जो रोड्स तोड़ देते, और पहाड़ी इलाकों में बेइंतहा बारिश की वजह से वहां लैंड स्लाइडिंग हो जाती थी। रोड्स बंद होने की वजह से वियतनाम की आर्मी की सप्लाईज डिस्टर्ब हो जाती थी और वो हर गुजरते साल कमजोर होते गए। इस ऑपरेशन को अमेरिका ने ऑपरेशन पोपाई का नाम दिया था। लेकिन क्लाउड सीडिंग का जो इस्तेमाल दुबई कर रहा है वो वाकई हैरानकुन है। दुबई जो ग्लैमर का दूसरा नाम माना जाता है और जहां हर किस्म का ऐशो आराम मौजूद है,
لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ دبئی پینے کا پانی ایک ایک قطرہ کتنی مشکل سے جمع کرتا ہے؟ کیونکہ دبئی میں صرف سال میں 10 بار بارش ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہاں کوئی ریورز بھی نہیں بہتی۔ پانی تو دبئی کے پاس بے شمار ہے، لیکن یہ ہے سالٹی واٹر جو کسی بھی صورت میں پینے کے قابل نہیں ہے۔ اگر یہ سالٹی واٹر پیا جائے تو یہ انسان کو ایک ہی جھٹکے میں مار بھی سکتا ہے۔ تو آخر دبئی پینے کا میٹھا پانی لاتا کہاں سے ہے؟ اس کے لیے دبئی میں بہت جائنٹ ریورس آسموسس پلانٹس لگے ہیں جو سمندر کے پانی میں سے سالٹس نکال کر اس کو پینے کے قابل بناتے ہیں، لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ دن رات چلنے والے یہ پلانٹس روزانہ لاکھوں نہیں کروڑوں لیٹر پانی فلٹر تو کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بے شمار بجلی بھی کنزیوم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے 1000 لیٹر پانی فلٹر کرنے کی کاسٹ دبئی کو $60 یعنی 4500 روپے پڑتی ہے۔ اس خرچے سے بچنے کے لیے دبئی پینے کا پانی بھی کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے اکٹھا کرتا ہے۔ جی ہاں، دبئی میں حجر کے پہاڑوں میں ایک ڈیم بنایا گیا ہے جس کے اوپر آسمان میں دبئی گورنمنٹ کلاؤڈ سیڈنگ کرتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو بارش کا قطرہ قطرہ پہاڑوں سے سلائیڈ کرتا ہوا سمندر میں جانے کے بجائے اس ڈیم میں اکٹھا ہو جاتا ہے، جو نہ صرف پینے کے کام آتا ہے بلکہ دبئی اس پانی سے بجلی بھی پروڈیوس کرتا ہے۔ جہاں فلٹر پلانٹ میں 1000 لیٹر فلٹر کرنے کا خرچہ 4500 روپے آتا تھا، وہیں کلاؤڈ سیڈنگ سے یہ کام صرف 75 روپے میں ہو جاتا ہے۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ انفارمیشنل ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔